हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के डीडीए जेईई में जितने पेपर हुए थे उन सभी का डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने जो आपके 2018 और 2023 में जितने भी पेपर हुए थे, जिनमें से आपके मतलब 12 पेपर थे, उन 12 पेपर्स में से हमने 11 पेपर आपको सॉल्व करा दिए हैं। आज जो हम सॉल्व करें वो अपना लास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पूरे वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे, आपको क्वेश्चन के बारे में पूरी एनालिसिस को देखेंगे। बाकी कौन कौन से क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो रहे हैं वो चीजें भी मैं बताता हूं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट भी चेक करते हैं जहाँ सारी वीडियो आपके पड़े हुए हैं। ओके, आज जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा पेपर जो है वो पेपर है आपका जो 1 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था। आज उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कहता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनाइन फ्लूइड। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है आपका न्यूटोनाइन फ्लूइड का। ऑप्शन दे रखा है टूथपेस्ट, चीज, अल्कोहल, क्विकसैंड। ठीक है, यदि हम बात करते हैं न्यूटोनाइन फ्लूइड की, तो न्यूटोनाइन फ्लूइड क्या होता है। तो न्यूटोनाइन फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जो न्यूटन्स के विस्कोसिटी, न्यूटन्स विस्कोसिटी ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ विस्कोसिटी है न्यूटन का, उसको फॉलो करे, और जो उसको फॉलो ना करे वो नॉन न्यूटोनाइन फ्लूइड। अब यदि हम न्यूटोनाइन फ्लूइड की बात करते हैं तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको बताती है क्या, कि जो भी आपका फ्लूइड है, ठीक है, जिसका शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहती है कि फ्लूइड की शियर स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, और जो फ्लूइड इस रूल को फॉलो करे तो न्यूटोनाइन फ्लूइड, जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है वो नॉन न्यूटोनाइन फ्लूइड। अब यदि हम न्यूटोनाइन फ्लूइड के एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम न्यूटोनाइन फ्लूइड के एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या क्या है, वाटर है, बेंजीन है, एथिल अल्कोहल है, केरोसिन। ठीक है, ये सब क्या है, न्यूटोनाइन फ्लूइड के एग्जांपल। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल न्यूटोनाइन फ्लूइड का, तो अल्कोहल इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटोनाइन फ्लूइड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और भी देख लेते हैं सारे एग्जांपल्स को अपने। तो और भी एग्जांपल्स हैं, तो जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट की हमसे कोई बात कर दे, टूथपेस्ट कौन सा जो आपका फ्लूइड है, टूथपेस्ट की बात करते ये बिंघम है। टूथपेस्ट की यदि हम बात करते हैं ये कौन सा है, टूथपेस्ट जो है हमारा वो बिंघम प्लास्टिक है। टूथपेस्ट जो हमारा है वो बिंघम प्लास्टिक है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं, यदि हम क्विकसैंड की बात कर लेते हैं तो ये आपका डायलेटेंट है, क्या है आपका डायलेटेंट है। ये चीजें भी आपको मैंने बता दिया। बाकी आपको अल्कोहल की बात पता है, वो क्या है आपका न्यूट्राइन फ्लूइड है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल लाइज बिटवीन। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपने कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी की, कह रहा है इसकी वैल्यू जो है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए क्या होती है। यदि हम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी को देखते हैं क्या होता है, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। अब इसकी वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो वैल्यू होती है वो 1 से 3 के बीच आपकी लाई करती है। ठीक है, क्या होती है, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा, बट 3 के बराबर या 3 से कम। तो ये होती है आपकी क्या, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए सीसी की वैल्यू। इसी तरह यदि हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मींस सीयू की बात करते हैं क्या होता है, D60 अपॉन D10। ओके, यदि इसकी वैल्यू बात करते हैं तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है, और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होती है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। हमारा क्वेश्चन वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए बात कर रहा है सीसी की, तो 1 से 3 के बीच होती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए प्रिज्मेटिक बार विथ क्रॉस सेक्शन 30 mm into 30 mm and length 1 meter is subjected to an axial tensile force magnitude 90 kilonewton। ओके, और क्या दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है within the elastic limit of material calculate Young's modulus of elasticity if it experience strain of 0.005। 0.005 है, इतनी जीरो नहीं है, शायद ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया होगा। ये आपको 0.005 है, कोई नहीं। यहाँ पे स्ट्रेन दे रखा है और हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, इलास्टिक मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस पूछ रखा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करने का क्वेश्चन है।
तो आपका एक एक चीजों को देख लेते हैं। प्रिज्मेटिक बार डाया दे उसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है, लेंथ मीटर में दे रखा है, चेंज कर लेंगे mm में, मैग्नीट्यूड दे रखा है किलो न्यूटन में। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं क्या, यदि हम बात करते हैं जो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, आपको पता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, आपको पता है। यहां से यदि बात करते हैं तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, हमारा यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे E, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है P बाई A, ठीक है। और यहां से चलिए E निकालना है ना हमको, तो इसको नीचे लेते आइए, तो ये हो जाएगा, मिल गई E की वैल्यू यहां से। तो हमारा E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E की वैल्यू यहां से आ जाएगी। E की बात करते हैं, E की वैल्यू यहां से आ गई हमारी। इक्वल टू क्या हो जाएगा, P 90 किलो न्यूटन, चेंज करिए न्यूटन में, 90 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन A की वैल्यू 30 इंटू 30 कर लीजिए, 30 इंटू 30, स्ट्रेन 0.005 था, 0.005 था। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू कुछ ऐसा आएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को, हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो 200 इंटू 10 टू द पावर है कहीं पे क्वेश्चन, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर द हनीकॉम्ब सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, हनीकॉम्ब सॉइल स्ट्रक्चर के लिए आपका स्टेटमेंट दे रखा है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट होगा। स्टेटमेंट ए दे रखा है, इट इज फाउंड इन सॉइल हैविंग साइजेस ऑफ 0.02 mm टू 0.002 mm, और बी दे रखा है दीज सॉइल्स इंक्लोज्ड ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। चलिए स्टेटमेंट्स को देखते हैं, फिर हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे होंगे, ये ऑप्शन भी आपके दे रखे हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने पहले स्टेटमेंट्स पे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के लिए कह रहा है इट इज फाउंड इन सॉइल हैविंग साइजेस ऑफ 0.02 mm टू 0.002 mm। बात सही है, जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की सॉइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसकी साइज जो होती है सॉइल के लिए वहां पर 0.2 से 0.002 mm, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है दिस सॉइल्स इंक्लूड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, नहीं यहाँ पर लार्ज होता है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स नहीं होता है, लार्ज वॉल्यूम होता है, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाइड्स आते हैं, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। चलते हैं अपने ऑप्शंस पे, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, ओनली स्टेटमेंट 1A इज करेक्ट। तो आपका सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग ट्रसेस क्लासिफाइड एट स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका दे रखे हैं, आपके ट्रसेस बीम दे रखे हैं और पूछ रहा है कि कौन सा स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, ठीक है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट या इंडिटर्मिनेट बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको डीएसआई निकालना पड़ेगा। चलिए अब डीएसआई निकाल के चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए एक एक का डीएसआई निकालते हैं। तो यदि हम बात करते हैं इसके लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका डीएसआई की यदि हम बात करते हैं तो कितने रिएक्शन आ रहे हैं, तो आपके 1 2 3 रिएक्शन तो इसी में आ जाते हैं आपके, तो 1 2 3 तो यहाँ पे 2 5 रिएक्शन इसके लिए आते हैं, और इक्वेशन 3 होता है। इसके डीएसआई की बात करते हैं, क्या इसके लिए हम डीएसआई की बात करते हैं इसके लिए, तो कितना आती है हमारी डीएसआई, 1 सेकंड, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हाँ, इसके लिए हम डीएसआई की बात करते हैं तो इसके लिए डीएसआई जो निकल के हमारी आती है कितनी आएगी, 2 3 5, तो हमारी डीएसआई 5 माइनस 3 2 निकल के आ रही है, ये डिटर्मिनेट नहीं हुआ। इसके लिए बात करते हैं हमारा, ठीक है, इसके लिए डीएसआई निकालते हैं तो कितना आएगा, तो इसके लिए डीएसआई की बात करते हैं तो इसमें 3 एक रोटेशन 3 इससे यहाँ पे आ रहा है, तो डीएसआई की बात करते हैं कितना आ रहा है, 3 माइनस 3 इक्वेशन तो 0, इसकी भी डीएसआई, तो ये आपको तो मिल गया डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर।
चलिए इस ट्रस की बात करते हैं, तो ट्रस की डीएसआई की बात करते हैं। ट्रस की डीएसआई की बात करते हैं तो क्या होता है, m प्लस आर माइनस 2j। चलिए अब एक एक वैल्यू को रख देते हैं। मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 मेंबर हैं आपके, 6 प्लस रिएक्शन कितने आ रहे हैं, तो इसके 2 3 3, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, तो आपके रिएक्शन 3 आ गए, 3, ओके, माइनस आपके ज्वाइंट्स कितने हैं, तो 2 गुणे ज्वाइंट्स, 1 2 3 4 5, 4 आ रहे हैं, 4 ज्वाइंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ज्वाइंट्स हो गए हमारे। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी डीएसआई कितनी आ रही है, तो इसकी डीएसआई 1 आ रही है, 4 दूनी 8, 8 में, हाँ, तो इसकी डीएसआई, ये भी जो हमारा हो गया, ये भी इंडिटरमिनेट हो गया। और भी दे रखा है कोई स्ट्रक्चर, वो भी देख लेते हैं। हमको मिल चुका है, डिटरमिनेट कौन सा है वो मिल चुका है हमें। चलिए ये एक दे रखा है, तो इसके लिए डीएसआई निकालते हैं, एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। इसके लिए हम डीएसआई बताएं, इसके लिए डीएसआई की बात करते हैं यदि, ठीक है, तो इसके लिए डीएसआई कितना आ जाएगा, कितने आपके 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 माइनस 3 रिएक्शन होते हैं, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर आपका डिटरमिनेट होगा, तो आपको पता चल चुका है कौन सा डिटरमिनेट होगा, तो ये हमारा डीएसआई जिसकी 0 आ रही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। स्टैटिकली डिटरमिनेट की बात कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए कंपास सर्वेइंग वर्क इट इज ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन ए बी इज नॉर्थ 65 डिग्री 30 मिनट वेस्ट इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द सेम लाइन इन होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, होल सर्कल बियरिंग में आपको लाइन की डायरेक्शन आपको बतानी है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 सेकेंड, तो चलिए हम अपना पहले तो क्वाड्रेंट खींच लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट क्वाड्रेंट आ गए। ओके, क्या कह रहा है आपका, नॉर्थ 65 डिग्री 30 मिनट आपका वेस्ट है। ठीक है, तो किसमें आ गया, यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपका, नॉर्थ, ये आपको 65 डिग्री 30 मिनट दे रखा है ना, 65 डिग्री 30 मिनट। आपको ये बताना है, होल सर्कल बियरिंग बताना है आपको। निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए 360 में से, तो आपको मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 माइनस 65 डिग्री 30 मिनट। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 294 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल गया हमको, सही ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड कहाँ गए, नेक्स्ट। ओके, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने कह रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बकलिंग ऑफ कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ बकलिंग ऑफ कॉलम के लिए दे रखा है और पूछ रहा है कौन सा आपका करेक्ट होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं अपना। ठीक है, कह रहा है ए लोकल बकलिंग स्टेटमेंट इधर रखा है, लोकल बकलिंग इन स्टील कॉलम कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल विड्थ टू थिकनेस रेशियो टू द कंप्रेशन एलिमेंट। बात सही है, लोकल बकलिंग की यदि हम बात करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हमको सुटेबल विड्थ टू डेप्थ रेशियो प्रोवाइड या थिकनेस रेशियो प्रोवाइड करना पड़ता है कंप्रेशन एलिमेंट्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। ओके, कह रहा है फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग फेल्यूर इन स्टील कॉलम्स कैन अकर्स इन दोज सेक्शन विथ वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड आल्सो इन सेक्शन विथ नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सही बात है, आपका फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग जो होता है, ठीक है, वो आपका चाहे वो वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, दोनों प्रकार के मेंबर्स में आपका
अकर करता है तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। इसके लिए यदि हम बात करते हैं तो हमारे बोथ स्टेटमेंट क्या है, वो करेक्ट है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ठीक है। दे रखा है स्टेटमेंट आपका, यहाँ पर कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो बताना है। अब ये देखिए डीडीए का खेल, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भर भर के दे रखा है। इसके लिए आपको थ्योरी में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है डीडीए में और सारे पेपर में आया हुआ है। कह रहा है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्टेड क्ले डज नॉट डिपेंड ऑन मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। कह रहा है कि आपका शियर स्ट्रेंथ जो कॉम्पैक्टेड क्ले का होता है वो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये गलत बात है, जो शियर स्ट्रेंथ है वो कॉम्पैक्शन पे डिपेंड जरूर करता है, क्योंकि यदि हम बात करते हैं कॉम्पैक्शन की, यदि हायर कॉम्पैक्शन होगा, यदि हमारे पास हायर कॉम्पैक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो वाटर कंटेंट के लिए हायर कॉम्पैक्शन ये भी इंक्रीज हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड, डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव साइल्स कॉम्पैक्टेड ड्राई ऑफ ऑप्टिमम वाटर लोअर देन, वन सेकेंड, लोअर देन क्या आपका दे रखा है, लोअर देन कॉम्पैक्टेड वेट ऑफ ऑप्टिमम, नहीं लोअर नहीं, हायर देन होता है। क्या होता है ये आपका हायर देन होता है, वन सेकेंड, ये आपका लोअर देन नहीं होता स्ट्रेंथ जो कोहेसिव सॉइल का होता है, ठीक है। तो आप जब जाएंगे ड्राई से आपका वेट की ओर, तो उधर जो है लोअर होता है, इधर हायर होता है, ड्राई वाला हायर होता है, ये हायर, ड्राई वाला आपका लोअर नहीं होता है, ये हायर देन आपका वेट होता है। तो जैसे आप निकालते हैं ना, तो आप जब लेते हैं ड्राई का आता है, वेट का आता है, तो ये वाला हायर होता है एज कंपेयर टू वेट का, ठीक है। तो ये आपका हायर होता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको क्या मिल गए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गए, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। कह रहा है कि इनमें से मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट का करेक्ट यूनिट क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड आवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड मिनट्स, डिग्री सेंटीग्रेड सेकंड, डिग्री फ़ारेनहाइट मिनट्स, ठीक है। जब मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या बताता है, ठीक है। सिंपली मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट जो होता है वो आपके क्यूरिंग के प्रोग्रेस को बताता है कि आपने कितनी क्यूरिंग कर रखी है, उसके प्रोग्रेस को बताता है आपका मेच्योरिटी, ठीक है, मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। अब जब टेम्परेचर की बात करते हैं, ये जो किसी पे डिपेंड करता है, जो टेम्परेचर पे, टाइम पे, स्ट्रेंथ पे, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके इंडेक्स वैल्यू को, जिसे हम मेजर करते हैं, ठीक है, अपने फील्ड पर रियल टाइम में। और मेच्योरिटी को तो क्या होता है, टाइम इनटू टेम्परेचर, और यूनिट क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड आवर। ओके, सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, डिग्री सेंटीग्रेड आवर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, वन सेकेंड, क्या कह रहा है, कह रहा है इन एन एग्रीगेट पासिंग थ्रू इज sieve size of 50 mm and retained on 40 mm is said to be flaky. The least dimension of tested sample of aggregate shall be less than, least dimension यहाँ पे पूछ रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एवरेज 3/2 एवरेज का निकाल दीजिए, ठीक है, क्या 3/5, सॉरी 3/5 लीस्ट डायमेंशन पूछ रखा है ना, लीस्ट डायमेंशन निकालना है, 3/5 एवरेज का निकाल दीजिए लीस्ट डायमेंशन। तो 3/5 इंटू एवरेज, एवरेज की यदि हम बात करते हैं तो क्या एवरेज है हमारा, एवरेज की बात करते हैं तो 50 प्लस 40/2 एवरेज मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू ये कितना हो जाएगा 45, कितना 27 mm, 27 mm। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज द टेबल। ओके, द टेबल शोज स्टाफ रीडिंग ऑब्जर्व्ड इन रेसिप्रोकल लेवलिंग कंडक्टेड बिटवीन, अच्छा 2 स्टेशन के बीच की स्टाफ रीडिंग दे रखी है, ठीक है। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है डिफरेंस इन एलिवेशन, दोनों पॉइंट के डिफरेंस इन एलिवेशन बताना है। ये भी कोई बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी तो, ठीक है। डिफरेंस इन एलिवेशन बताना है क्या होता है, ये आपका मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एच एक्स दे रखा है, ठीक है,
और क्या दे रखा है, एच वाई दे रखा है, एच वाई। इस तरह ये हमारा एच डैश एक्स, एच डैश वाई, एच डैश वाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऐसे ही इजी क्वेश्चन दे रखा है। क्या होता है, यदि हम बात करते हैं ट्रू डिफरेंस की, बात करते हैं किसकी, ट्रू डिफरेंस, ट्रू डिफरेंस, ट्रू डिफरेंस की यदि हम बात करते हैं क्या आता है, ट्रू डिफरेंस हमारा एच का यदि बात करते हैं तो एच इक्वल टू आता है क्या, एच वाई माइनस एच एक्स, ठीक है, प्लस एच वाई डैश माइनस एच एक्स डैश अपॉन में आपका 2। लिखते जाते हैं वैल्यू को, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या वैल्यू है यहाँ पर, एच वाई 3.550 माइनस कितना 2.230, ओके, प्लस इधर आ जाते हैं 2.240 माइनस आपका 0.910, टोटल का बड़ा 2। सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.325 मीटर। सही ऑप्शन में क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन था। सेकंड, ओह माय गॉड, चलिए, कह रहा है इफ मूवमेंट एम इज कैरिड बाय फ्लेंजेस ओनली then the economical depth D of girder is given by where Fy yield strength of steel and AR is the net area of tension flange, ठीक है। आपका फ्लेंज की तरह मूवमेंट दे रखा है, इकोनॉमिकल डेप्थ दे रखा है, ओके। क्या पूछ रखा है, गर्डर इफ द मूवमेंट एम कैरिड ऑफ फ्लेंज देन इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ गर्डर। अच्छा, इकोनॉमिकल डेप्थ ही पूछ रखा है वो क्वेश्चन में, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यदि बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो 1 सेकेंड, आपको क्या पता है, यदि हम डायरेक्टली सिंपली करते हैं तो मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है आपको, यदि हम मूवमेंट इक्वल टू बात करते हैं, मूवमेंट इक्वल टू आपको क्या मिलता है, ठीक है, मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, क्या मिलता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डी, ओके। डी इसमें डेप्थ है, यहां से निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो यहां से डी के दिए, और फोर्स क्या होता है, फोर्स की बात करते क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू डेप्थ मिल गया आपको। डी निकाल दीजिए, डी इक्वल टू क्या हो गया, मूवमेंट अपॉन स्ट्रेस एफ वाई इंटू एरिया एफ। कितना सिंपली हम यही से निकाल लिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किए, ये यही से निकल गया आपको। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो D इक्वल टू एफ वाई इंटू एफ कहीं दे रखा है, D इक्वल टू एम अपॉन, ओके। सही ऑप्शन मिल गया, यही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड, चलिए, क्या कर रहा है, एज पर IAS 10-6/2019 what is the assumed value of standard deviation S for M55 grade of concrete, ठीक है। तो आपका M55 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रखा है। यहाँ पर टेबल में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं, कितना कितना, यदि M10 से 15 के बीच है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 का आता है, ओके। यदि M20 से लेकर M25 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 का आता है। M30 से M60 तक हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 का आता है। हमारा 55 है तो इसी के बीच आएगा 5 आएगा। 65 से M80 हो तो 6 आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा कितना है, हमारा क्वेश्चन में जो है 55 है तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, ये गलत दे रखा है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कंसीडर द स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डार्सी लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर डार्सी लॉ से कुछ दे रखे हैं स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल अकर थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। यदि हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के लिए, ठीक है, किसकी बात करते हैं, यदि हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के लिए क्या होता है, Q इक्वल टू, यहाँ क्या होता है, Q इक्वल टू के आई ए, आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यदि हम K को 1 कर दे तो ये उसी के बराबर आ जाती है। तो ये आपका जो है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल अंडर यूनिट हाइड्रोलिक, यूनिट मतलब Q इक्वल टू, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को यूनिट कर दीजिए तो 1 हो जाता है, तो K हो जाता है, तो K इक्वल टू Q बाई ए आ जाएगा। यही आपको जो होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये बात सही है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। कह रहे व्हेन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज यूनिटी डार्सी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज यहाँ पे भी पूछ रखा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, K इक्वल टू Q बाई ए, ये वेलोसिटी के बराबर आता है, ठीक है। आपको पता है ना क्या होता है, यहाँ से यदि डिस्चार्ज की बात करते हैं तो एरिया में वेलोसिटी से आ जाता है, तो यही बात आ गई यहाँ पर। तो सही ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कह रहा है ए बीम विथ ए triangular cross section is subjected to a shear force of 20 kilonewton. Calculate the value of average shear stress if base width of the section is 200 mm into height is 100 mm. अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इजी है। आपको क्या बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या बताना है, एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस की यदि हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में, टाउ एवरेज की क्या बात करते हैं, टाउ एवरेज क्या होता है, व्यू अपॉन एरिया, व्यू अपॉन एरिया। चलिए व्यू की वैल्यू कितनी थी, 20 किलो न्यूटन, चेंज कर लेते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन अपॉन एरिया, ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 200 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, क्या कर रहा है, कंसीडर द, ओके, कह रहा है कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू सीवर एपरेटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर ही बताना है। तो यहाँ पर सीवर एपरेटेंसेस से कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, कह रहा है आपका, ठीक है, कह रहा है क्लीन आउट इज एन इंक्लाइंड पाइप विथ इट्स वन एंड टू द अंडरग्राउंड सीवर लाइन एंड द अदर ब्रॉड अप टू ग्राउंड लेवल ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस। सही बात है, यदि हम क्लीन आउट्स की बात करते हैं तो क्लीन आउट से क्या होता है, वो इंक्लाइंड पाइप होता है जिसका जो है एक एंड अंडरग्राउंड सीवर में होता है और एक एंड जो है आपका ग्राउंड लेवल पर होता है। ठीक है, क्लियरेंस के पर्पज से। तो ये बात सही है, आपको यही कहा था क्लीन आउट, ये स्टेटमेंट सही है। द डेप्थ ऑफ सैलो मेन होल्स आर इन रेंज ऑफ 2.5। नहीं, यदि आपका 1.5 से, किससे 1.5 से यदि ग्रेटर हो गया, ठीक है, तो वो आपका सैलो नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, आपका मैक्सिमम उसका साइज आ जाता है। तो ये सैलो नहीं होता है, तो मीडियम नहीं होता, या हायर होता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। कहीं है आपका स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये आपका, ये हो गया आपका कितना, आपका स्टेटमेंट ए करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ बताना है कौन सा ये रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, बताना है ये कौन सा रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, चलिए कुछ रिटेनिंग वॉल आपको दिखा देते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए आपका ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, ऐसे ही आपको अदर भी दिखाए थे। ये ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल थी आपकी,
ये यदि बात करते हैं तो आप देख लीजिए कैंटिलीवर लीवर रिटेनिंग वॉल है, ये आपका काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। ऐसे ही ये देख लेते हैं। तो ये चीजें आपको मैंने आपको दिखा दी है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिगर्स दिखाए जिससे इस पे भी क्वेश्चन बने तो आप बता सकें, ठीक है। यदि इसकी बात करते हैं, ये हमारा काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल कहलाता है। क्या है? काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। अगर आपने फिगर में देखा भी, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन सेकेंड। कह रहा है कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिकेशन फॉर ऑटोक्लेव ऑटो सेल्यूलर कंक्रीट ब्लॉक्स एज पर IS 2185। अच्छा, ऑटो सेल्यूलर जो है कंक्रीट ब्लॉक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे रखा है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है? ऑटोक्लेव्ड सेल्यूलर कंक्रीट ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर बोथ लोड बियरिंग एंड नॉन लोड बियरिंग इंटरनल वॉल्स। ओके, तो यही बात से जो ऑटो हम बात करते हैं, ठीक है। क्या यदि हम बात करते हैं ऑटोक्लेव्ड सेलुलर आपके जो कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो बोथ लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग दोनों प्रकार के जो इंटरनल वॉल्स है उसके लिए यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है आपका द मैक्सिमम वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ ऑटोक्लेव्ड सेलुलर एयरटाइट कंक्रीट ब्लॉक्स शैल नॉट बी मोर देन +-5। सही बात है। यदि बात करते हैं आपका ऑटोक्लेव्ड सेलुलर के लिए जो मैक्सिमम वेरिएशन लेंथ में +-5 का होता है, यदि हम डेप्थ में बात करते हैं तो वो 3 का होता है, +-3 का डेप्थ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। ये लाइट वेटेड होलो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपका हमारे वॉल्स के लिए यूज में लाए जाते हैं, ठीक है। यदि बात करते हैं डायमेंशन की, तो टॉलरेंस जो है उसकी लेंथ में +-5 की होती है और हाइट और विड्थ में टॉलरेंस +-3 की होती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या हो जाएगा इसमें? कहीं दे रखा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शोन इन द फिगर। ओके, यहाँ पर बताना है ये कौन सा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देख कर बता सकते हैं, ठीक है। ये तो आप देख कर बता सकते हैं। बताइए कौन सा है? ये आपका ग्रिड आयरन सिस्टम है। क्या है ये आपका? ये जो आपका सिस्टम दे रखा है ये आपका है ग्रिड आयरन सिस्टम। क्या है? ग्रिड आयरन सिस्टम। इसमें बहुत कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट फिगर दे रखा है तो ये ग्रिड आयरन। देखिए ये क्वेश्चन फिगर बेस्ड भी ज्यादा आ रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में देखनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बाकी के भी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ये रेडियल सिस्टम हो गया, ये आपका डेड एंड सिस्टम हो गया, ठीक है। ये रिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। इस तरह आपका ग्रिड आयरन सिस्टम, तो ये चीजें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है? कह रहा है ए कैंटिलीवर बीम AB ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड ऑफ मैग्नीट्यूड W kN एट इट्स फ्री एंड। B कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन टेक EI एज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। ओके, क्या बताना है आपको? डिफ्लेक्शन बताना है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बताना है आपको? डिफ्लेक्शन बताना है। किसके लिए डिफ्लेक्शन आपको बताना है? कैंटिलीवर बीम, ठीक है। क्या कह रहा है? ये आपका एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपके पास क्या है? एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम है, लेंथ कितना है? L दे रखा है, L दे रखा है। और क्या है? पॉइंट लोड दे रखा है आपको W kN का इट्स फ्री एंड पे, ठीक है। यहाँ पे A है, ये B है, यहाँ पे कितना W kN दे रखा है। और कैलकुलेट करना है क्या आपको? डिफ्लेक्शन और आपका EI एज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ दे रखा है। यदि बात करते हैं किसकी? अपनी कैंटिलीवर बीम के लिए, तो कैंटिलीवर बीम के लिए यदि हम बात करते हैं तो क्या आता है आपका W। यदि हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम के अपने डिफ्लेक्शन की यदि बात करते हैं, किसकी? डिफ्लेक्शन की यदि बात करते हैं डेल्टा की, क्या होता है? WL क्यूब अपॉन 3EI। और स्लोप की बात करते तो WL स्क्वायर अपॉन 2EI, ठीक है। चलते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं, एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, WL क्यूब अपॉन 3EI। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या कह रहा है, एज पर IS 456/2000 द नॉमिनल कवर थिकनेस स्पेसिफाइड टू मीट 1.5 आवर्स ऑफ फायर रेसिस्टेंस इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आपको क्या पूछ रखा है, कह रहा है कि नॉमिनल कवर थिकनेस। अच्छा, यहाँ पर फायर, अब देखिए ये आपका यूनिक क्वेश्चन बना है। अब तक आपने IS कोड पे फायर रेसिस्टेंस से आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका यदि फायर रेसिस्टेंस 1.5 है तो नॉमिनल कवर का थिकनेस पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एज पर IS 456 आप टेबल में जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमको किसके लिए पूछ रखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पूछ रखा है। यहाँ पर आप सिंपली सपोर्टेड के लिए भी देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस के लिए भी देख सकते हैं। तो हमारा जो है फायर रेसिस्टेंस 1.5 आवर्स के लिए दे रखा है, तो 1.5 के लिए, तो इसके लिए जो हमारा होता है वो कितना होता है, 20 mm का हम नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द गिवन फिगर। फिर फिगर वाले क्वेश्चन, फिगर वाला क्वेश्चन फिर आ गया आपका। ये बताना है कि आपका ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कौन सा है, ये आपका फ्लैकीनेस इंडेक्स गेज है। क्या है, फ्लैकीनेस इंडेक्स गेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे और इंस्ट्रूमेंट्स के मैंने आपको डायग्राम दे रखे वो भी देख सकते हैं, जैसे ये इलोंगेशन गेज है। ठीक है, ये फ्लैकीनेस इंडेक्स गेज है, तो आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मीन हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ एन ओपन चैनल हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, ओपन चैनल के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा हो, मीन हाइड्रोलिक आपको डेप्थ बताना है। ओके, चलिए, is 30 मीटर स्क्वायर एंड वेटेड पेरीमीटर इज 80 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एरिया दे रखा है, वेटेड पेरीमीटर दे रखा है, तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है, ठीक है, आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बताना है, आर बताना है। आर इक्वल टू क्या होता है, ए बाई पी, 30 बाई, ठीक है, 80, कुछ नहीं है, 30 बाई 80 कर दीजिए, आएगा कितना, 0.375 मीटर। ठीक है, आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 1077/1992 फॉर कॉमन बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक क्लास 25 द वाटर एब्जॉर्प्शन शेल नॉट बी मोर देन % ऑफ वेट। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कॉमन क्ले ब्रिक के लिए, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ठीक है, एज पर IS 1077/1992, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम 24 आवर्स के लिए देखते हैं तो ये आपका यदि वेट, यदि आपका जो आपका क्लास जो 12.5 तक है तो उसके 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपका उससे हायर हो गया तो हायर के लिए आप 15% लेते हैं। 25 है तो ये हायर है आपका कितने से, 12.5 से, तो इसके लिए हम कितना लेते हैं, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक हो गया ना, और इसके लिए तो कितना हो जाएगा सेकंड क्लास में, तो ये आपका होता है आपका कितना, इसके लिए हम 20% तक लेते हैं। कितना लेते हैं, इसके लिए 15%, सॉरी, इसके लिए हम 15%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ओके, ट्रांसपेरेंट ग्लास कैन बी मेड ऑपेक बाय ग्राइंडिंग द सरफेस ऑफ ग्लास यूजिंग एमरी। बात सही है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है, जो एमरी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग करके इसको हम बनाते हैं। तो ये बात आपका सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहे बुलेट प्रूफ ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग विनाइल प्लास्टिक एंड ग्लास इन सेवरल अल्टरनेट लेयर्स एंड प्रेसिंग देम विद आउटर लेयर्स इन इफ ग्लास। सही बात है, जो हम बुलेट प्रूफ ग्लास की बात करते हैं तो वो पॉलीविनाइल प्लास्टिक होती है, ठीक है, उसके प्लेसिंग से और ग्लास के अल्टरनेट प्लेसिंग से हमारा बनता है, उसके लेयर से बनता है आपका बुलेट प्रूफ। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द गिवन एक्सप्रेशन फॉर यूलर्स क्रिपलिंग लोड P इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम एंड कंडीशन। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि यूलर के लिए आपको दे रखा है, और ये पूछ रहा है कौन सा कंडीशन के लिए सही होगा। ठीक है, बाकी चीजें आपको दे रखी है, एल क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम, ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉलम। ओके, P इक्वल टू कितना देखा है, EL इंटू पाई स्क्वायर 4L स्क्वायर। ओके, यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ से देखें, यहाँ पर आपको ये तो यूलर्स फार्मूला की हम बात करते हैं, यूलर्स फार्मूला क्या होता है, PCR की बात करते हैं, यूलर फार्मूला क्या होता है पाई स्क्वायर EI, ठीक है, अपॉन LE का स्क्वायर, ठीक है, LE का स्क्वायर,
1 सेकंड, एल ई, एल इफेक्टिव। अब एल इफेक्टिव को वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो एल इफेक्टिव को वैल्यू 12 रखा हुआ है, 12 रखेंगे तो ही आपको क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर हो जाएगा, 12 रखेंगे तो 4L स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 12 रखें, कितना रखें 12 रखें, यहाँ पर वैल्यू जो है ना 4L स्क्वायर मतलब 12 रखें। और 12 किसके लिए वैल्यू होती है इफेक्टिव लेंथ की, तो जब आपका जो है 1 एंड फिक्स्ड हो और 1 एंड फ्री हो, तो वहां पर जो वैल्यू होती है इफेक्टिव लेंथ की वो 12 होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट व्हेन टेस्टेड अकॉर्डिंग टू IS 1121 नॉट बी लेस देन। ओके, स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट के लिए पूछ रखा है आपको क्या, ठीक है, स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट के लिए आपको पूछ रखा है यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटीज को। तो स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कितनी होती है 2.6 होती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर पिंक ग्रेनाइट के लिए कितना होता है, मल्टी कलर ग्रेनाइट के लिए आपको ड्राई डेंसिटी स्पेसिफिक ये सब देख सकते हैं यहाँ पर इस टेबल में, ये भी आप देख सकते हैं। तो हमारा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए पूछ रखा है, तो हमारा स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट के लिए पूछ रखा है, तो कितनी होती है 2.6। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका एज पर IS 456/2000 मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इन फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स in beam shall not be less than where B equal to width of beam, SB equal to strips spacing along the length of member and FY characteristic strength of reinforcement। ओके, क्या पूछ रखा है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में, 1 सेकंड, क्वेश्चन में बात कर रहा है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट की बात क्वेश्चन में कर रखा है, ठीक है। यदि मिनिमम शियर एनफोर्समेंट आपको निकालना हो तो हम क्या रखते हैं एज पर IS 456 यदि बात करते हैं तो हम क्या रखते हैं, आपको पता होगा क्या होता है ASB अपॉन आपका BSB इक्वल टू 0.4 अपॉन आपका होता है 0.87 FY। हम क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, हमको पूछ रखा है ASB पूछ रखा है, तो निकाल दीजिए ASB मिनिमम रेनफोर्समेंट। तो ASB के लिए हम बात करते हैं इक्वल टू क्या जाएगा 0.4 इंटू BSB अपॉन 0.87 FY। मिल रहा है कहीं ऑप्शन में आपको 0.4 BSB अपॉन 0.87 FY। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है आपका, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर लॉसेस इन पाइप फ्लो इज टेकन एज, ठीक है। यहां पर जो है गलत दे रखा है, यहाँ पर 0.2 होगा, 0.5 2G होता है। 1 सेकंड, ये भी गलत टाइपिंग हो गया, 2G होता है, यहाँ पर 2G है, 5G तो होता ही नहीं, 2G होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आप डिफरेंट कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। यदि एनर्जी लॉस इन पाइप फ्लो है तो उसके लिए HF जो आता है FLB स्क्वायर अपॉन 2GD। यदि आपका लॉस ड्यू टू सडन एक्सप्रेस आपका एक्सपेंशन है पाइप में तो HE आपका आ जाता है क्या V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G आता है, ठीक है। ओके, यदि आपका लॉस है आपका ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप तो HE आता है 0.5 V स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन 2G। यदि लॉस ऑफ एनर्जी एट इंस्टेंस की बात करते हैं 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G, और लॉस ऑफ एनर्जी एट एग्जिट की बात करते हैं तो V स्क्वायर अपॉन 2G। तो हमारा क्या है कॉन्ट्रैक्शन का है तो 0.5 V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। तो हमारा क्या मिल जाएगा सही ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्शन के लिए दे रखा है, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, वही कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर होगा। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एंट्रेंस पे आपका शार्प हो जाता है तो वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वहां क्या मिल रहा है कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, शार्प होने का मतलब कंट्रैक्शन मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कैलकुलेट रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, यहाँ पर क्या करना है कैलकुलेट रेनॉल्ड्स नंबर इफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर ना फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 200 mm विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर सेकंड। चलिए यहाँ पे क्या बताना है आपको, यहाँ पर आपको बताना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है, अच्छा रेनॉल्ड्स नंबर आपको क्वेश्चन में बताना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि यदि RE की बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की तो RE इक्वल टू क्या होता है, RE इक्वल टू क्या होता है आपका रो VD,
रो बी डी अपॉन में आपका क्या होता है म्यू। चलिए वैल्यू रखते जाइए, ठीक है। तो रो की वैल्यू कितने दे रखा है, ठीक है, रो की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इतना, फ्लोइंग थ्रू पाइप ऑफ डायमीटर इतना, वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। चलिए 1 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे रखी है, आर ई आपको बताना है, क्या कह रहा है रेनॉल्ड्स नंबर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अच्छा टोटल ये दे ही रखा है, ठीक है, 200 और 5, ओके कितना हो जाएगा 5 इंटू 200, वाटर है ना, तो वाटर के लिए 1 होता है रो, तो रखना नहीं है हमको, वाटर के लिए 1 रखना नहीं है। 10 टू द पावर -3 मीटर में चेंज कर लेते हैं ना। म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको, मीटर में यही दे रखी है, तो म्यू तो सही है हमारा 0.01 इंटू 10 टू द पावर -4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आर ई की वैल्यू जो आ जाएगी सॉल्व करने पे वो आ जाएगी 1 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। करा इनमें से कौन सा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, दे रखा है आपका कौन कौन सा, कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो आप कह रहा है कौन सा नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाई कैल्शियम सिलिकेट ये क्या है, बोक्स कंपाउंड है, क्या है ये आपका बोक्स कंपाउंड है, ये आपका बोक्स कंपाउंड है, ये आपका नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी सब हमारे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा, अंडर वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर कैलकुलेट द मॉडुलस रेशियो M20 ग्रेड कंक्रीट सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इन बेंडिंग। आपका दे रखा है 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इजी क्वेश्चन ये भी दे रखा है। आपको क्या पता है M इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू बात करें तो 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC वैल्यू रख दीजिए 280 अपॉन 3 इंटू 7, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, M की वैल्यू आएगी 13.33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। क्या कह रहा है, इन द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स यूलर्स फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर, ठीक है। तो यूलर्स फॉर्मूला के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, यूलर्स फॉर्मूला यदि आपके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जो भी हमारे लॉन्ग कॉलम्स हैं उनके लिए यूलर्स फॉर्मूला आपका यूज में आता है। एग्जाम्पशन क्या है आपका, इनिशियली कॉलम परफेक्ट स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, ट्रूली एक्सियल होने चाहिए, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉलम जो है, ठीक है, वेरी लार्ज होनी चाहिए एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, ठीक है। तो ये आपको कुछ आपके क्या है उसके एजम्पशंस हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा लॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्वेइंग इज नॉट ए क्लासिफाइड टाइप ऑफ सर्वेइंग बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट और के मेथड पे आपका कौन सा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट या मेथड पे कौन नहीं कर, जियोलॉजिकल, प्लेन टेबल, चैन, थोडोलाइट सर्वे, ठीक है। ये भी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, ये नहीं है, ये आपको पर्पस के अकॉर्डिंग, क्या है ये पर्पस है, ये आपको पर्पस के अकॉर्डिंग है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, एज पर IS 10-500/2012 द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ कैल्शियम कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में कैल्शियम कंटेंट की बात कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट की। यहाँ पर देख सकते हैं एज पर IS, और इस टेबल पे क्वेश्चन बहुत पूछ रखा है आपका DDA ने, ठीक है। तो एज पर IS 10-500/2012 एक्सेप्टेबल लिमिट्स आप देख सकते हैं। टर्बिडिटी के लिए क्या होता है आपका 1 एक्सेप्टेबल और 10 परमिसिबल। आपका कलर के लिए 5 और कॉज ऑफ रिजेक्शन 25,
इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल डिसॉल्व सॉल्यूट्स के 500 और 2000 देख सकते हैं। कैल्शियम के लिए भी आप देख सकते हैं कितना 200 आपका कॉज फॉर रिजेक्शन और 75 यहाँ परमिसिबल एक्सेप्टेबल है। चलिए आपको कितना दे रखा है, किसके लिए पूछ रखा है, आपको कैल्शियम के लिए पूछ रखा है, तो कैल्शियम के लिए अब कितना हो जाएगा 150, कैल्शियम के लिए कितना हो जाएगा 150 आप देख सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम के लिए 150 होता है, अब 200 है तो आप सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा 150। सॉरी क्या पूछ रखा है, कैल्शियम के लिए एक्सेप्टेबल तो 75 होगा, एक्सेप्टेबल तो 75 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड। क्या कह रहा है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू-वे सीवर इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ, इन केस ऑफ डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग एज पर लिमिट स्टेट कंसिडर द इफेक्टिव। अच्छा हाफ रहता है तो आपका क्या कह रहा है, टू-वे सीयर है, टू-वे सीयर के लिए हम यदि क्रिटिकल सेक्शन के डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हाफ होता है आपका इफेक्टिव डेप्थ के, क्या होता है हाफ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। ये 500 दे रखा है, 500 का हाफ कर दीजिए, कितना है 250, आपका 250 आपका फेस से होगा, सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा 250 mm फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, हाफ होता है ना, क्या हो जाएगा 500 2 कर दीजिए 250 मिल गया। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बीम सिस्टम्स हैज लोअर नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। इनमें कह रहा है किसके पास लोअर नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके लिए, 1 सेकंड। कह रहा है कि किसके लिए, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। चलिए एक एक को देख लेते हैं। यदि हम बात करते हैं अपने प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए बात करते हैं, इसके लिए प्रॉप्ड कैंटिलीवर कैसा होता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर, तो ये आप देख सकते हैं, 1 सेकंड, ठीक है। ये है हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर, और प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए बात करते हैं तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने 3 1 4 आ जाएंगे, 4 तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए 4 हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस के लिए हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, यदि हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए ये हो गया, ये हो गया, 1 सेकंड, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के लिए भी 4 आता है, कॉन्टिन्यूअस के लिए भी अब कितना आता है 4 आता है कॉन्टिन्यूअस के लिए भी। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यदि हम बात कर लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यदि हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना आता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका 2 आ जाता है, कितना 2 आ जाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए रिएक्शन 2 आ जाता है। और किसके लिए रखा है, फिक्स्ड के लिए बात कर रखा है, फिक्स्ड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये रहा फिक्स्ड, फिक्स्ड के लिए यदि बात करते हैं तो कितना आता है, फिक्स्ड के लिए 6 आता है, 3 3 6 आता है। हमारा सबसे कम किसके लिए रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बीम हैज लोअर नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, तो लोअर आपका सिंपली के लिए आता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कर रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रस शोन इन द फिगर। इस ट्रस की बात करते हैं, ये आपका जो होता है वो क्या करता है फैन ट्रस कहलाता है। कौन सा होता है, ये फैन ट्रस होता है। बाकी कुछ ट्रसेस आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए डायग्राम्स पे कितने क्वेश्चन बने हैं आपके। ये होप कहलाता है, ये प्रेड ट्रस है, ये क्वीन पोस्ट ट्रस है, तो ये देख सकते हैं आप। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल हैज कंपैरेटिवली लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। कह रहा है कि इसमें किस बिल्डिंग मटेरियल के पास लोअर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, सीमेंट, वाटर, ग्लास, सॉइल। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटीज आप देख सकते हैं। यदि सीमेंट की बात करते हैं 3.15, ग्लास के लिए 2.54, वाटर के लिए 1, सॉइल के लिए 2.65 से 2.85, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे लोअर किसके लिए, तो वाटर के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड यूज्ड इन टैक्योमेट्रिक सर्वे इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ए बी रेफर टू। ओके, कह रहा है कि ए बी क्या रेफर करेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देख कितने आपके जो है ना डायग्राम पे क्वेश्चन बन रखे हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको पूछ रखा है सिंपली जो है, ये जो ए बी है, ये ए बी है, इसको पूछ रखा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आपका स्टेडिया हेयर्स है उसके बीच का इंटरवल्स है, ये क्या है आपका स्टेडिया हेयर्स के बीच का इंटरवल है, इसको क्या कहते हैं, इंटरवल्स बिटवीन स्टेडिया हेयर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आपको पूछ रखे हैं, ये और किसी एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। कह रहा है एज पर IS
एज पर IS 10-500 2012 ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर कलर, अभी आपको पीछे बताया था, तो कलर के लिए स्पेसिफिक जो होता है हमारी कितनी होती है कलर के लिए 5000 यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो सिंपल क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट भी आपका इजी क्वेश्चन, इस पे मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन। आपको कई बार इसकी टेबल बता चुका हूँ, तो पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो यदि आपका ऑलवेज अंडर टेंशन है तो उसके लिए आपकी वैल्यू आती है कितनी 400, कितनी आती है 400। ये भी आपका कोडल प्रोविजन है, ठीक है। IS कोड में भी आपको ये भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। टाइपिंग ही नहीं है, कुछ इसमें मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है पता ही नहीं चल रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर से यहाँ पर रिलेटेड दे रखा है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। द सेंटर ऑफ प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग वेरिगन्स थ्योरम। सही बात, सेंटर ऑफ प्रेशर को हम वेरिगन्स थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो आपको सही है, वेरिगन्स थ्योरम यूज करते हैं। कह द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस लिक्विड डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, नहीं डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये आपको डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इस पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो ये आपका CG ऑफ प्लेन पे डिपेंड करता है, ये कभी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कंसीडर द गिवन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइज ऑफ RCC स्लैब्स एंड आइडेंटिफाई द वन वे स्लैब। ओके, वन वे स्लैब आपको बताना है। यहाँ पे कुछ स्लैब्स दे रखे, कह रहा है कि इनमें से कौन सा वन वे स्लैब होगा। यदि वन वे स्लैब की कंडीशन की बात करते हैं तो उसके लिए LY अपॉन LX की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 2 होती है, और 2 स्लैब्स की इक्वल टू 2 या लेस देन 2 होती है। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर हम LY/2 करते हैं, 7/3 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 7/, चलिए एक एक करके कर लेते हैं। तो स्लैब 1 स्लैब 2 है पहले, ओके। स्लैब 2 को देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं किसको, स्लैब 2 को, ठीक है। स्लैब 2 की बात कर लेते हैं पहले, सेकंड, ठीक है। यदि हम बात कर लेते हैं एक एक करके, तो स्लैब 2 के लिए चल देखते हैं एक एक करके, ठीक है। स्लैब 2 के लिए तो 7/3, तो स्लैब 2 के लिए, इस 2 के लिए कितना 7/3, तो ये भी कितना 3 दूनी 6, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.33 करके आएगा। तो ये आपका जो है ग्रेटर देन कितना हुआ 2 हो गया। चलिए ये भी ग्रेटर देन 2 हो गया, ऊपर 3 दूनी 6, तो ग्रेटर देन 2 तो हो ही गया स्लैब 2। स्लैब 1 पे आते हैं, कितना 5/7, 5/7 आपको दिख रहा है, सीधे सीधे 2 से कम हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं स्लैब 3 के 3.55, तो ये भी आपका 2 से आपका कम होगा, सीधे सीधे दिख रहा है। इसकी बात करते हैं तो 9.5/4, तो 4/2, ये भी आपका सही होगा। स्लैब 2 और स्लैब 4, ठीक है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, चेक कर सकते हैं आप। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टर्बाइन यूजेज द रोटर सिस्टम ऑफ शोन इन द फिगर। आपको पता है रोटर सिस्टम किसमें यूज होता है, वो होता है आपका ये जो है आपका कौन सा टर्बाइन है, ये आपको खुद ही देख के पता चलता है, ये आपका पेल्टन टर्बाइन है। क्या है, ये आपका पेल्टन टर्बाइन है, पेल्टन टर्बाइन। देखिए फिगर पे कितने क्वेश्चन आपको पूछ रखे हैं, ठीक है। ये आपका पेल्टन टर्बाइन, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following method is used to determination of coefficient of consolidation, ठीक है। coefficient of consolidation के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम मेथड, ओके, आपका स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम मेथड, लॉगरिथम, 2 ही मेथड होता है, लॉगरिथम वाला स्क्वायर रूट वाला मेथड होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ टाइमिंग मेथड, इसको टेलर्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि बात करते हैं किसके लिए,
तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम मेथड, ठीक है, इसको हम टेलर्स मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेलर्स मेथड भी कहते हैं, इसको हम टेलर्स मेथड भी कहते हैं। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर यूज्ड व्हाइल प्लॉटिंग ए कंटूर प्लान एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर कंटूर के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट क्या क्या दे रखा है? स्टेटमेंट ए दे रखा है, बी गायब है। टाइपिंग वाले में सब गलती कर रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइपिंग वाले में गलती कर रखा है, स्टेटमेंट ही गायब कर दिया है। क्या कर रहा है आपका? ए सेलुलर सर्कुलर रॉड विथ क्रॉस सेक्शन एरिया 314.6 mm square and sectional modulus of 785.4 mm cube carries a pool magnitude 50 kN along a line which is parallel to centroidal axis with an eccentricity of इतना calculate the maximum stress caused by direct stress is found इतना and compressive। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रखा है ना, डायरेक्ट और कॉम्प्रेसिव डायरेक्ट इसमें दे ही रखा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ फाइंड ही नहीं करना है, सीधे ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन तो ऐसे आ जा रहा है। सर्कुलर के लिए दे रखा है, बाकी के डाटा से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या पता है? जब आपको सिग्मा मैक्सिमम की बात करते हैं, जब हम सिग्मा मैक्स की बात करते हैं, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा इजी दे रखा है। क्या होता है? पी बाई ए प्लस अब क्या होता है? एम बाई जेड, एम बाई जेड। ठीक है, या इसी को क्या लिखते हैं? एम बाई जेड को हम पी अपन जेड भी लिख देते हैं। यहाँ पर पी बाई ए की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, कितना? डायरेक्ट स्ट्रेस, ये यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस है, कितना दे रखा है? 159.15 प्लस आपका बेंडिंग स्ट्रेस भी दे रखा है, जो कंप्रेसिव में दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 31.83। डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें तो कुछ आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है। तो सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। ऐड करेंगे कितना आएगा? 190.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो इजी क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है आपको। बाकी बार बार क्वेश्चन पूछा है, आप ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 190.98, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एज पर IS 456/2000 नॉमिनल कवर थिकनेस टू मीट द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए नॉमिनल कवर आपको पूछ रखा है इन मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। आपको मॉडरेट के लिए पूछ रखा है, तो मॉडरेट के लिए यदि हम बात करते हैं तो आपको नॉमिनल कवर कितना आता है? ये भी टेबल आपको मैंने पिछले पेपर्स में करा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हम करते हैं तो मॉडरेट के लिए 30 mm होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS AM okay 6403/1981 in the computation of alternate net bearing capacity of strip footing। अच्छा, स्ट्रिप फुटिंग के लिए कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर SC टू बी यूज्ड फॉर स्क्वायर शेप बेस। ठीक है, तो SC की वैल्यू पूछ रखा है, तो यहाँ पर आपको टेबल मैंने दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर टेबल दे रखा है आपका, किसके लिए पूछ रखा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा बेरिंग कैपेसिटी स्ट्रिप के लिए पूछ रखा है। स्ट्रिप फुटिंग के लिए यहाँ पर पूछ रखा है, स्क्वायर बेस यूज कर रहे हैं। तो स्क्वायर के लिए बात करते हैं 1.3 आता है। SC की वैल्यू कितनी आती है? 1.3। बाकी भी आप देख सकते हैं चीजों को, ये भी आपका यूनिक क्वेश्चन था। ठीक है, 1.3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पर्पज ऑफ सेटलिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर आपका म्युनिसिपल और आपका जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा पूछ रहा है। टू रिमूव कोगुलेटेड एंड फ्लोकुलेटेड इम्प्यूरिटी। सही बात है, हमारे सेटलिंग जो प्रोसेस होती है उससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सेटल डाउन हो जाता है, कोगुलेटेड फ्लोकुलेटेड इम्प्यूरिटीज ऊपर आ जाती हैं, तो उनको हम निकाल लेते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कह रहा है टू सेटल द स्लज आफ्टर एक्टिवेटेड सच प्रोसेस ट्रिकलिंग फिल्टर। सही बात है, ये भी आपका दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। क्या होता है? सेटल हो जाता है स्लज आपका ट्रिकलिंग के बाद आपके बेस में। ये भी स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।
ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन इजी दे रखा है, पहले तो बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे। चलते हैं 53 पे। क्या कर रहा है क्वेश्चन? कह रहा है द परमिसिबल लिमिट फॉर क्लोराइड्स प्रेजेंट इन वाटर शैल नॉट बी ग्रेटर देन। ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे क्लोराइड के लिए दे रखा है, तो क्लोराइड के लिए कितना लेते हैं ये भी पीछे भी बता चुका हूँ, 2000 mg पर लीटर। तो आप सॉरी, क्लोराइड के लिए क्या पूछ रखा है? परमिसिबल क्लोराइड के लिए पूछ रखा है ना, क्लोराइड के लिए 500 mg पर लीटर क्लोराइड के लिए आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको वाटर के लिए दे रखा है, जैसे ऑर्गेनिक के लिए आप देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक के लिए देख सकते हैं, सल्फेट देख सकते हैं, तो ये आपको चीजें दे रखी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ क्लोराइड्स की बात कर रहा है ना, किसके लिए पूछ रखा है? लिमिट मेकिंग सीमेंट, प्लेन सीमेंट के लिए पूछ रखा है ना। ओके, तो प्लेन सीमेंट के लिए 2000 होता है, सॉरी प्लेन सीमेंट के लिए ये गलत होगा, यहाँ पर ऑप्शन भी गलत दे रखा है 2000। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है आपका? कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड्स सेट ऑफ लैप लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ इन आरसीसी स्ट्रक्चर। अच्छा, लैप लेंथ और आपका डेवलपमेंट लेंथ के लिए कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स विथ डायमीटर ग्रेटर देन 36। यहाँ पर जो है ना ग्रेटर देन 36 जो है वो नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत कर रखा है, हम ग्रेटर देन 32, यहाँ पर जो आपका जो लिमिट होती है वो 32 होती है। कितनी होती है? 32। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट में क्या है? लैप लेंथ इन कंप्रेशन सेल बी ऑलवेज ग्रेटर, नहीं, वो आपका कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि ऑलवेज ग्रेटर होगा डेवलपमेंट लेंथ से। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। तो 1 सेकेंड, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल हुज बल्क मॉडुलस इज 50 गीगापास्कल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है और पॉइजन रेशियो दे रखा है। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। क्या होता है आपका E इक्वल टू, यदि बात करते हैं 1 सेकंड, क्या पूछ रहा है? यंग्स मॉडुलस पूछ रखा है, तो इजी क्वेश्चन। E इक्वल टू क्या होता है आपका? यदि E की बात करते हैं क्या होता है? E इक्वल टू आपका 3 के कोष्टक में अब क्या होता है इन द ब्रैकेट 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस आपको क्या होता है 2 म्यू, सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू के की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो हमारी के की वैल्यू 50 दे रखी है ना, हाँ 50 दे रखी है। 1 माइनस 2 इंटू 0.25, ठीक है 0.25, सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी? ये आ जाएगी 75 गीगापास्कल, 75 गीगापास्कल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हॉट एंड कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, हॉट और कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग की बात कर रहा है क्वेश्चन में। 1 सेकेंड, स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। कह रहा है हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग एक्सपीरियंस लेसर प्लास्टिक श्रिंकेज व्हेन कंपेयर्ड, ठीक है, कह रहा है हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग एक्सपीरियंस लेसर प्लास्टिक श्रिंकेज व्हेन कंपेयर्ड टू कॉन्क्रीटिंग नॉर्मल वेदिंग। अच्छा, हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग होगा, ठीक है, तो वहां प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होगी? वो हायर हो जाएगी। हॉट वेदर में प्लास्टिक श्रिंकेज तो हायर होगी, लेसर तो होगी नहीं हॉट वेदर में। यहाँ पर जो है आपका ये स्टेटमेंट जो है ना, स्टेटमेंट बी जो है वो आपका क्या है? स्टेटमेंट ए, सॉरी स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट मिल रहा है। कह द रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इन कोल्ड वेदर इज लोअर देन। यस, हार्डनिंग जो होता है कोल्ड वेदर में हॉट वेदर के रिस्पेक्ट में वो लोअर होता है, ये बात सही है। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन? स्टेटमेंट ए आपका इनकरेक्ट और स्टेटमेंट बी करेक्ट, ये सी है। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन एक्स वाई इज साउथ 25 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, कैलकुलेट इट्स ट्रू बियरिंग इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अच्छा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे रखा है, तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है, तो आपको पता है ट्रू बियरिंग की बात करते हैं तो क्या होता है? ये हम बात करते हैं किसकी?
तो डायरेक्ट उसी में निकालते हैं, तो इसको निकालते हैं, कितना आ जाएगा, चेंज करके निकाल लें, इसको हम चेंज करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रू बियरिंग की बात करते हैं, ट्रू बियरिंग की, ठीक है। ट्रू बियरिंग क्या होता है आपका, मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस आपका थीटा ईस्टर्न डायरेक्शन प्लस लेंगे, ईस्टर्न के लिए थीटा ईस्टर्न ले लेते हैं मैग्नेटिक बियरिंग से, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको हम लोग, और चेंज भी कर सकते हैं। साउथ 25 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ओके, चेंज ही कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ आपका मिल गया, ईस्ट वेस्ट मिल गया, चेंज भी करके कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट। कितना दे रखा है आपका, 25 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। साउथ और ईस्ट दे रखा है, साउथ और ईस्ट दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ होगा, तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका दे रखा है 280 में से माइनस कर लेते हैं, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेंगे कितना, तो ये आपको कितना आ जाएगा 125, 180 में से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 125 डिग्री, 125 डिग्री। अब कितना मिनट आ जाएगा यहाँ पर 125 डिग्री 30, 1 सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं ना, 154, 1 सेकेंड, कितना है आपका 25, सॉरी 154 होगा। ये सॉल्व करेंगे तो माइनस करने 154 डिग्री 30 मिनट, ये आ गया, और ये आपका 4 डिग्री 30 मिनट दे रखा है। तो चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 डिग्री, तो इसमें 154, 159 हो जाएगा ना, जोड़ लेते हैं 154 डिग्री 30 मिनट प्लस 4 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 154, तो 159 डिग्री आपका वेस्ट। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, यदि इसको हम चेंज कर लेते हैं, आपका ट्रू बियरिंग ऑप्शन किस में दे रखा है, तो आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग में दे रखा है, तो इसको चेंज कर लेंगे। तो 159 तो किस में आ रहा है आपका 159 इसी में आ रहा है, तो ईस्ट हो जाएगा, तो कितना 21 डिग्री, 180 में से माइनस कर देंगे, 21 डिग्री 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21 डिग्री 00 मिनट, कितना ईस्ट, तो ये आपका साउथ और ये ईस्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीवर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेप इन द गिवन फिगर, ठीक है, ये गलत हो गया, यहाँ पर शेप दे रखा है, आपको बताना है कि ये कौन सा आपका सीवर का शेप का साइज है, तो आपको पता है ये कौन सा साइज है, ठीक है, आप इजीली बता सकते हैं कि ये कौन सा साइज है आपका। तो ये जो आपका साइज कहलाता है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वाइड या एग शेप्ड सीवर। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वाइड या एग शेप्ड सीवर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज ऑड वन विद रिस्पेक्ट टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। यहाँ पर ऑड इवन की बात करने लगा, तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है कैल्शियम, सोडियम, सिलियम सिल्ट, आपको सीधे सीधे दिख रहा है सिल्ट इन सबसे अलग है, इम्प्यूरिटीज में सिल्ट सबसे अलग है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है आपका फाइंड द टॉर्क विच a shaft of 200 mm diameter can safely transmit if the shear stress is not to exceed 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या बताना है, टॉर्क बताना है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको टॉर्क बता देना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होता है क्या, ठीक है। यदि हम टाउमैक्स की बात करते हैं, नॉट एक्सीड, हाँ यहाँ पे यदि हम टाउमैक्स की बात करते हैं, टाउमैक्स की बात करते हैं, ठीक है, टाउमैक्स क्या आता है आपका, टाउमैक्स की बात करते हैं क्या होता है 16t अपॉन अब कितना होता है पाई डी क्यूब, ठीक है। टाउमैक्स दे रखा है नॉट 50 से ज्यादा नहीं हो, तो 50 दे रखा है टाउमैक्स, 50 इक्वल टू 16 इंटू टी, आपको फाइंड ही करना, टॉर्क तो फाइंड ही करना है, अपॉन पाई इंटू डी क्यूब, डी आपको कितनी दे रखी है डाया, 200, तो 200 क्यूब कर लेते हैं, 200 का क्यूब, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी जो निकल कर आएगा, वो टी हमारा निकल कितना आएगा, तो आएगा 25
पाई, ठीक है, 25 पाई इंटू 10⁶ न्यूटन। सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन सेकेंड, क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन द गिवन फिगर विच इज यूज्ड फॉर प्लेन टेबल सर्वे। अब बताने ये आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं, ठीक है। तो ये अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप खुद बताएंगे, ठीक है। एक बार आप लोग सोचिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये आपका, ये आपको डायरेक्शन बताइए। इसको क्या कहते हैं, ये आपको कहलाता है एलिडेड। क्या कहलाता है आपका, एलिडेड कहलाता है। कितनी सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, ओके, with respect to surface tension and capillarity in liquid and identify the incorrect statement, ठीक है। यहाँ पर आपको incorrect statement बताना है जो कि आपका surface tension से दे रखा है और आपका capillarity से। करा capillary action is due to both cohesion and adhesion, बिल्कुल सही बात है। कर surface tension is due to cohesion, ओके। और देख लेते हैं इसमें पहला स्टेटमेंट सही मिल गया हमारा, ड्यू टू कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड फ्री सरफेस, यही बात सही है। कर रहा है आपका ए फॉलिंग रेन ड्रॉप बिकॉज स्फेरिकल ड्यू टू कोहेजन एंड सरफेस टेंशन, यही बात सही है। कर सिंस सॉफ्ट सॉल्यूशन हैज नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इवन स्मॉल प्रेशर ऑफ ब्लोइंग ए सॉफ्ट बबल विल टेंड टू ग्रो लार्जर इन डायमीटर, नहीं लार्जर इन डायमीटर नहीं होता है, ठीक है। छोटा छोटा डायमीटर एक्सेस प्रेशर होती है उसमें, स्मॉल पहली बात स्मॉल प्रेशर नहीं होता है, ये एक्सेस प्रेशर होता है। यहाँ पर पहले ही स्मॉल प्रेशर दे रखा है ना, जो कि एक्सेस प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ये भी आपका रॉन्ग है। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजेस CaOH ट्वाइस सिलेक्ट लाइन फॉर वाटर सब्टेनिंग। वाटर सब्टेनिंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं आपका, यदि हम आपका सिलेक्ट लाइन यूज कर रहे हैं तो करा है वर्सनेट मेथड, हैनर्स मेथड, कैलोरीमीटर मेथड और क्लार्क्स मेथड। किसको यूज करते हैं, क्लार्क्स मेथड को यूज करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लार्क्स मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। क्लार्क मेथड जो आपका ट्रीटमेंट में यूज, हार्ड वाटर ट्रीटमेंट में जो हम सिलेक्ट लाइन को ऐड करते हैं, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए तो वहां पर हम जो मेथड यूज करते हैं वो हमारा क्लार्क मेथड कहलाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन टेस्ट अपैरेटस दैट इज। अब देखिए ये भी डिटरमाइन शियर स्ट्रेंथ, कर ये कौन सा अपैरेटस है, ये आप देख के बता सकते हैं कौन सा अपैरेटस है, ये अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट अपैरेटस है। ये भी फिगर पे क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देख लीजिए डीडी ऐसे भी क्वेश्चन आपको देता है और ये आप किसी एग्जाम में नहीं देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 12/269/2013 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफॉर्मेंस इंप्रूवर इन सीमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस इंप्रूवर कौन, ये भी आपको देखने को मिल रहा है, इजी क्वेश्चन ये भी है। फ्लाई आइस होता है, लाइमस्टोन होता है, मेटाकोलिन होता है, स्टोन डस्ट को यूज करते नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following defects in timber due to abnormal growth has longitudinal cracks that are usually normal to the angular ring। यदि हम abnormal growth के कारण जो हमारा जो आपका angular rings है उसके longitudinal यदि cracks आ रहे हैं तो वो आपका कौन सा कहलाता है, वो आपका कहलाता है end, उसको splits कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, split कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम split कहते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ना, कर विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ है। अच्छा एबनॉर्मल ग्रोथ की बात कर रहा है ना, तो एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण जो हमारा आता है उसको चेक्स कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, चेक्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये गलत है, ए होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है आपका, ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ XX 200 mm, डेप्थ 400 mm is to the provided as a beam, calculate the moment of inertia with respect to horizontal axis passing through centroid। ये भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है, ठीक है। किसके लिए आपको पता है क्या, I XX इक्वल टू आपका रेक्टेंगल दे रखा है ना, क्या पता है,
आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12। तो यदि हमारे पास ये रहेगा, एक बार देख लीजिए, ये आपको न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रखा है, डेप्थ आपका 400 दे रखा है, ये आपको 400 दे रखा है, ठीक है। 400 कट किस पे कर रहा है, 400 पे कर रहा है, ये आपको 200 दे रखा है, तो जिस पे कट करेगा उसको डी लेते हैं, ठीक है। तो 200 इंटू 400 का क्यूब अपॉन 12 सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.067 इंटू 10⁹ mm पावर 4। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें एप्रोप्रिएट स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू ऑफ ए सॉइल कंजन। अच्छा, क्वाइट के लिए आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट के लिए आप कितनी होती है 3.11, सैंड के लिए 2.55, ग्रेवल के लिए 2.71, वाटर के लिए 1, क्ले के लिए आपका 2.65, ठीक है। क्वार्ट्ज के लिए भी आपका 2.65 होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वार्ट्ज के लिए। करें एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, ओके, one second, if the coefficient of uniformity of soil sample is greater than 4 and coefficient of curvature lies between 1 to 3, soil classifies। तो यहाँ पर coefficient of uniformity आपका क्या दे रहा है, आपका greater than 4, greater than 4 होने का मतलब well graded है, और क्या कह रहा है coefficient of curvature जो है 1 से 3 के बीच लाई कर रहा है, तो well graded हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर well graded में आ जाएगा, ग्रेवल हो जाएगा, well graded आपका ग्रेवल हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, GW, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ इजी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, सारे क्वेश्चन टफ नहीं दे सकता है ना। करें इस सेमी सर्कुलर लेमिना ऑफ रेडियस आर एम इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ सेंट्राइज म्यूचुअल फ्रॉम। यहाँ पर सेंट्रॉइड आपको बताना है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन देखा है। सर्कुलर लेमिना के लिए क्या होता है आपका एक्स बार की यदि बात करते हैं, डिस्क है ना, ये आपका डिस्क कहलाता है, और डिस्क के लिए क्या होता है आपका 4r/3 पाई होता है ना डिस्क के लिए। तो एक्स बार इक्वल टू 4r, तो 4 इंटू 60, 1 सेकेंड पे क्या कर रहे हैं, 4 इंटू 60 अपन पाई, 60 अपन पाई, 3 इंटू पाई, हाँ 3 पाई हो जाएगा, तो 3 2 80 कितना आ गया 80/पाई, 80/पाई आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में, डिस्क के लिए सर्कुलर डिस्क है, 80/पाई को दे रखा है, दे रखा है। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट बेंडिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, where m equal to bending moment, I equal to moment of inertia exerted on the bending axis, सिग्मा आपका स्ट्रेस इन द फाइबर दे रखा है, y डिस्टेंस दे रखा है, e आपका यंग्स मॉडुलस दे रखा है, r कर्वेचर, z सेक्शन मॉडुलस। कह रहा है इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट निकल कर आएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, आपका बेंडिंग इक्वेशन के लिए हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, बेंडिंग इक्वेशन के लिए हम बात करते हैं, किसकी, बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या आता है बेंडिंग इक्वेशन हमारा, बेंडिंग इक्वेशन आता है m/i इक्वल टू सिग्मा/y इक्वल टू E/r। अब देखते हैं कौन कौन से पॉसिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल आपके हैं, तो ए सिग्मा/y इक्वल टू E/r, सिग्मा/y इक्वल टू E/r, ये देखिए तो ऐसे ही सही हो गया, ठीक है। m बराबर सिग्मा इंटू जेड, ये भी आ जाएगा, m इक्वल टू सिग्मा/z, i इंटू वाई से कर लेंगे तो सिग्मा/z भी आ जाएगा, ठीक है। i/y z होता है, तो ये भी आ जाएगा आपका, ये भी आपका पॉसिबल है। m/i इक्वल टू E/r, ये तो भी आप देख सकते हैं, ये भी इक्वल हो जाएगा। सिग्मा इक्वल टू ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपको नहीं मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट इन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज टू असेस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। कह रहा है इनमें कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी को नहीं बताता है, साउंडनेस टेस्ट बताता है बिल्कुल, आपका ब्लेंस एयर परमिबिलिटी टेस्ट ये भी है, विकाट टेस्ट आपको बताता है सेटिंग, फाइनल सेटिंग, आपका इनिशियल सेटिंग, तो ये भी सही है, ठीक है। ये लाइम मैग्नीशिया बताता है, ये भी सही है, ठीक है। विस्कोमीटर यूज हम नहीं करते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे रखे हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल आपके। क्या करें, द लेफ्ट लिम ऑफ ए U2 containing manometer is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity flow in as shown in the figure. Find the pressure of fluid in the pipe. Take acceleration due to gravity g equal to 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ मर्करी दे रखा है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है आपको, ये एक्चुअली आपको फिगर ये दे रखा है, ठीक है, आपको प्रेशर बताना है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो यदि हम बात करते हैं प्रेशर इन पाइप की, यदि बात करते हैं ना, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ये रहा, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, प्रेशर इन पाइप की बात कर रहा है, तो प्रेशर इन पाइप की यदि हम बात करते हैं, क्या होता है, ये वाला लेफ्ट लिम इक्वल टू राइट लिम करके निकाल लेंगे, तो ये यहाँ पर चलिए एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पी ए आ जाएगा, ये भी रखा ना, यहाँ पी ए आ जाएगा, तो हमारा तो पी ए, 1 सेकेंड, तो पी ए चलिए आ गया इक्वल टू, यहाँ पर यहाँ बी वाला है ना, ये बी वाला है, तो इसको निकाल लेते हैं, 1 सेकेंड, तो यहाँ से निकालेंगे तो पी ए प्लस आपका रो डब्ल्यू जी, ओके, और ये आपका डिफरेंस दे रखा है ना, तो चलिए इसको एच निकाल लेते हैं, इसका रो जी एच होता है ना, तो एच निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देते हैं एम मीटर में चेंज करके, तो 0.2 का ऑप्शन आपका मीटर में दे रखा है ना, 0.2 माइनस कितना हो जाएगा, 0.2 माइनस 0.12, ओके, माइनस आपका इसके लिए निकाल लेते हैं, आपका कितना, रो डब्ल्यू मरकरी है ना, यहाँ पे था रो मरकरी, ये आपका मरकरी भरा हुआ है, इंटू जी इंटू एच कितना है, 0.2, ओके, इक्वल टू पीबी हो जाएगा, ये पीबी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू पीबी। यहाँ से हमको क्या निकालना है, पी ए माइनस पीबी डिफरेंस बताना है, पी ए माइनस पी बी, वैल्यूज को रखते जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, वैल्यूज को रखेंगे तो ये 13.6, इधर आ जाए, हाँ इधर चला जाए, कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 10⁻³ सारी वैल्यूज दे रखे हैं, ठीक है, इंटू इसको माइनस कर लेते हैं, 9, अच्छा ये वाली जी की वैल्यू 9.18 का रहा रखने को ना, 1 सेकेंड, तो आपका 9.81 इंटू 9.81 इंटू इसकी वैल्यू 0 पॉइंट कितनी आएगी, सॉल्व करें, 0.2 माइनस 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू 0.008, सॉल्व कर लेंगे इसको, 0.2 ये वैल्यू मिल गई, ये इसको माइनस कर लेंगे, हाँ सही वैल्यू जो आपको मिल जाएगी वो आएगी 25898.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। करेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, 1 सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन PQ इज फाउंड टू इतना इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, डायरेक्शन ऑफ सेम लाइन क्वाड्रेंटल में बताना है। फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया, होल सर्कल में दे रखा है, यहाँ पर आप क्या दे रखा है, आपका होल सर्कल बियरिंग में दे रखा है, आप क्वाड्रेंटल में बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी इसको निकालना। कितना दे रखा है आपका 186, ये आपका दे रखा है कितना, ये दे रखा है आपका 186
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पर देखा है 186 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, माइनस कर देंगे 180, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 6 डिग्री 30 मिनट। ओके, ये आपका साउथ 6 डिग्री 30 मिनट, आपका कितना आ जाएगा वेस्ट। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 78 पे। 1 सेकेंड। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आपका रिपीटेशन मेथड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट। अच्छा, रिपीटेशन मेथड से दे रखा है, कह रहा है कि आपका एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग मीन्स ऑफ बोथ वर्नियर रीडिंग। सही बात है, जो भी आपका एसेंट्रिसिटी, जो एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी आपका वर्नियर्स में आएगा उसको हम एलिमिनेट करते हैं मीन निकाल कर बोथ वर्नियर रीडिंग का। ये बात सही है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट बी की बात करते हैं, एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय, नहीं, उसको रिपीटेशन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो ये आपका रॉन्ग। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए बीम इज सब्जेक्टेड टू 3 लोड्स एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द शियर फोर्स एट पॉइंट आपका ए। ठीक है, पॉइंट ए पे आपको शियर फोर्स बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, चलिए कर लेते हैं इसको। आर ए प्लस आर बी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 16 10 और कितना है 3 है, 16 10 और 3 जोड़ लेते हैं, कितना है 29। आर ए आर बी 29। चलिए बेंडिंग मोमेंट ए से ले लेते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ए से हम ले लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए से ले लेते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आपका 3 है ना, 3 है टोटल यहां से, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 4, 3 है ना, 1 2 3 4, 3 गुणे 4 माइनस आपका आरबी है यहाँ पर रिएक्शन एट बी, माइनस आरबी गुणे 3 प्लस आपका कितना है, ये आपका आरबी गुणे 3 मिल गया। ओके, प्लस 10 है ना, ये आपका 10 किलोन्यूटन है, प्लस 10 गुणे 2 16 इंटू 1, यहाँ निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये तो 0 है, तो यहाँ पर आर बी इक्वल टू निकल जाएगा आपका, ये तो 0 होता है ना, तो आर बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, तो आर बी इक्वल टू आ जा रहा है आपका 48/3, तो 4 16 आ जाएगा, आर बी इक्वल टू 16, तो आर ए इक्वल टू 13, तो आर ए इक्वल टू माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें से, तो 13। और किसी पूछ रखा है, पॉइंट ए पूछ रखा है, पॉइंट ए। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फाइन एग्रीगेट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इन आइडेंटिफाई द फाइन एग्रीगेट के लिए दे रखा है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है स्टेटमेंट ए जोन फोर्स, इसमें भी कुछ छूट गया है, टाइपिंग वाला मिस्टेक कर दिया। चलिए जितने भी क्वेश्चन है आपको हमने सॉल्व करा दिया है, बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, और भी पेपर जो आएंगे आपके उन सभी को हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी आप लोग को पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।